हेलो गाइस, वेलकम टू आईटेक वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 2 एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो आज हम न्यूक्लियर एनर्जी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो एनर्जी साइंस का कोड क्या है? BOE 304 404 304H 404H। तो अब ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है फंडामेंटल फोर्सेस का। तो फंडामेंटल फोर्सेस मतलब जो चार फोर्सेस जो प्रेजेंट होती हैं उसमें, वो हमें यहाँ पर बताई गई है। तो उसमें सबसे पहला फोर्स जो आता है वो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट हैज इनफाइनाइट रेंज। इनफाइनाइट रेंज का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा इनफाइनाइट रेंज पे ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, दूसरा है ये अट्रैक्टिव होता है नेचर में। अट्रैक्टिव मतलब ये जो चीजें होती हैं, जो भी मास होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको अपने पास अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये अट्रैक्टिव नेचर का बोला जाता है। ठीक है, फिर इट पुल्स ऑब्जेक्ट विथ मास टुवर्ड ईच अदर, मतलब कि वही चीज जो मैंने बताई कि क्योंकि ये अट्रैक्टिव होता है, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपना एक मास होता है, उन ऑब्जेक्ट्स को पुल करने का काम ग्रेविटेशनल फोर्स करता है। ठीक है, तो सबसे पहला फोर्स कौन सा हो गया फंडामेंटल फोर्स में? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आता है दूसरा फोर्स जो कि होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब दो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? अब क्योंकि ये वीक है, इसीलिए इसकी जो रेंज होती है जहां पर ये अप्लाई होता है वो बहुत छोटी होती है। तो इट हैज वेरी स्मॉल रेंज एंड इट एक्ट्स, अब ये कहां पर काम करता है? इट एक्ट्स इनसाइड इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स पे काम करता है। अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या है? जैसे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक, तो जो फोर्स न्यूक्लियॉन्स पे लगता है उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये बहुत ही छोटे रेंज के लिए लगता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि इट अलाउज प्रोटॉन्स टू टर्न इनटू न्यूट्रॉन्स एंड वाइस वर्सा थ्रू बीटा डीके। और ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, यही वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करने के काम आता है और न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स में। और ये जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा डिके बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा फोर्स क्या हो गया मेरा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब आता है तीसरा फोर्स जो कि होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि इसमें क्या होता है? ये इनफाइनाइट रेंज का होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो इनफाइनाइट रेंज पे लगेगा। ठीक है, फिर अकर बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है? या तो उस पर जो पार्टिकल्स होंगे मेरे, उनमें कुछ चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उस जगह पे लगता है जहां पर दो चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अगर वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है, सपोज करो कि अगर वो प्लस प्लस चार्ज है, दोनों चार्ज अगर सेम है तो क्या होगा? रिपल्शन होगा, मतलब दोनों चार्ज रिपेल करेंगे। और अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट है, जैसे कि एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि इनफाइनाइट रेंज पे लगता है। और कब लगता है? जब दो चार्ज पार्टिकल होते हैं। अगर दोनों सेम होते हैं तो क्या होता है? रिपल्शन होता है। और अगर दोनों ऑपोजिट साइन के होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक, अब आता है चौथा फोर्स जो कि होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे वहां पर वीक न्यूक्लियर फोर्स था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इसमें इसके नाम में ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज होता है, मतलब बहुत ही कम रेंज पे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ठीक है, अब है रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर। तो ये जो फोर्स होता है ये क्यों जरूरी है? ये फोर्स इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अंदर हैं, उनको होल्ड रखने का, मतलब उन दोनों को आपस में रखने का काम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का होता है। ठीक है, और ये जो जिस मैंने ऑर्डर में लिखा हुआ है, इस ऑर्डर में क्या है? इस ऑर्डर में है कि वीकेस्ट से स्ट्रॉन्ग है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा वीक फोर्स होगा, उसके बाद ये वाला फोर्स होगा। फिर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, तो हमारे पास चार फंडामेंटल फोर्स होते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, अब आता है क्वांटम मैकेनिक्स रेलेवेंट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें कुछ नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से समझते हैं, तब हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होगा किसी भी एटम पे। अब हम लोग देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या है और एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये है मेरे एक एटम का स्ट्रक्चर, जो मैंने लिखा भी है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या है, जिसको हम बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ये है मेरे स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, जो मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या है, ये जो सर्कल वाला पोर्शन है ना, इसमें ये जो सर्कल है, ये सर्कल को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, और ये जिस भी एरिया में एक दूसरे के आपस में साथ में होंगे उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। और हमने पहले पीछे पढ़ा था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करने का जो काम होता है वो कौन सा फोर्स करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और ये जो एक्सिस है या फिर ये जो ऑर्बिट
किसको बोलते हैं, इस ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करते हैं, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर। अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम, जो हमने देखा ऊपर कि सेंटर ऑफ एटम में किसी भी एटम के सेंटर पे हमें न्यूक्लियस मिलेगा, और इसके अंदर हमने क्या देखा था, इसके अंदर होंगे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी न्यूक्लियस कहाँ पर होगा, एटम के सेंटर पे होगा, और उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जो कि इधर है कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। याद करने का तरीका क्या है कि प्रोटॉन्स पी से शुरू है इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्यों न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है इसलिए वो न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल्स हो गए, एक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाता है, न्यूक्लियस बताता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर पे होता है एटम के। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बताई गई है किसी भी एटम की, जैसे कि देखो, जैसे ये है मेरे पास कि कोई एटम है Z, यहाँ पर कुछ भी एटम ले सकते हैं, कोई भी एटम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पर मैं X का एग्जांपल लेती हूँ कि यहाँ पर एक X है, कोई भी एटम है, उस पर ऊपर A होगा और इस तरह से हम उसको Z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो A होता है, ये A क्या होता है, इस A को हम लोग बोलते हैं मास नंबर, और ये जो Z होता है, इस Z को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मतलब जस्ट ऑपोजिट है। अगर वैसे ए से एटॉमिक नंबर होना चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे ही करते हैं कि ए को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर, और जेड जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। अब ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर होता क्या है, जो मास नंबर होता है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और उसी तरह से जो नीचे वाला जो जेड होता है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ठीक, तो समझने वाली बात क्या है, मेरा कोई भी एटम ऐसे डिनोट होता है जिसमें ए होता है मेरा मास नंबर, जेड होता है मेरा एटॉमिक नंबर। जो ए होता है वो डिनोट करता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं ना, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं, और जेड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही समझने वाला है। एक चीज और कि ये मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है Z, ठीक है, और ऊपर वाला क्या है, ऊपर मास नंबर है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, दोनों को माइनस करके, कि हम A को Z से माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएगा। मतलब क्या समझने का, कि अगर हमें कोई भी एटम दिया है तो उसका जो नीचे वाला नंबर होगा, सिंप्लिसिटी के लिए वो नीचे वाला नंबर मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। इन दोनों को माइनस करके मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा। ऊपर वाले को हम लोग मास नंबर बोलेंगे, नीचे वाले को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलेंगे। ऊपर वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को डिनोट करेगा और नीचे वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिनोट करेगा। ठीक, अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, कि हम लोग ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो भी बात कर रहे थे, ये न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टीज क्या है, इसका नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो ऑर्डिनरी हमेशा, मतलब ऑर्डिनरी केस में हमेशा ये अट्रैक्टिव ही होता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है अगर ऑर्डिनरी केस में हम बात करें तो वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करने का बिहेवियर रखेगा, इसलिए ये अट्रैक्टिव होता है नेचर में। ठीक है, दूसरा है चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्स चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि जो फोर्स मेरे दो न्यूट्रॉन्स के बीच में होगा वही फोर्स, सेम फोर्स मेरे दो प्रोटॉन्स के भी बीच में होगा, या फिर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी होगा। मतलब चाहे वो दो न्यूट्रॉन्स हो या फिर वो दो प्रोटॉन्स हो या फिर वो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन ही क्यों ना हो, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। मतलब जो फोर्स है वो सेम ही रहेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो। ठीक, तीसरा होता है शॉर्ट रेंज, जो हमने देख लिया कि जो मेरा वीक न्यूक्लियर फोर्स था वो भी छोटे रेंज पे काम कर रहा था, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था वो तो बहुत ही कम रेंज पे काम कर रहा था, इसलिए जो भी न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक, तो सबसे पहला क्या हो गया कि अट्रैक्टिव होता है नेचर में, दूसरा क्या है चार्ज इंडिपेंडेंट, और तीसरा है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मास डिफेक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मास डिफेक्ट से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट को हम लोग डेल्टा एम से शो करते हैं। ये जो साइन है ये वाला, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो ये जो है ये डेल्टा है, तो डेल्टा एम से हम मास डिफेक्ट को डिनोट करते हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास। तो जिसका भी एटॉमिक समझेंगे क्या होता है, अभी के लिए समझ लो कि क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है एटॉमिक मास का और किसका, सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस। मतलब कोई भी अगर हम एटम ले रहे हैं तो उसका जो एटॉमिक मास होगा उसका डिफरेंस, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बने हुए हैं जैसे कि जो प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है उसका जो मास होगा, उनका जो सम होगा वो, और किसका डिफरेंस, उसके एटॉमिक मास का डिफरेंस। ठीक, और ये जो मास डिफेक्ट होता है ये क्या डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ द एनर्जी बाइंडिंग एन एटम टुगेदर। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है उस मास को डिनोट करता है। कौन से मास को डिनोट करता है, मास डिनोट करता है एटम का जो कि उसको बाइंड करके रखा हुआ है।
ठीक है। तो जो भी एटम को बाइंड करके रखा हुआ है साथ में, उस एनर्जी को भी डिनोट करता है मेरा मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस। अब देखो ये है मेरा मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। इसमें देखो क्या है, इसमें लिखा था ना सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस। कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस क्या है? ये देखो ये है, इनका मैंने सम कर दिया, ठीक। और एटॉमिक मास यहाँ पर मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। अब देखो सम ऑफ मासेस में क्या होता है कि देखो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये मेरा एक कोई भी एटम मान लो, ये A होगा, ये Z होगा, नीचे वाला क्या डिनोट करेगा? प्रोटॉन को, ठीक। तो याद करने का तरीका क्या है? Z। तो मैंने यहाँ पर Z लिखा, ठीक है। तो क्योंकि Z मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, इसलिए यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर प्लस साइन लगाया, प्लस साइन लगा दिया। फिर यहाँ पर A माइनस Z हुआ है। मैंने पीछे बताया था कि A माइनस Z क्या निकालता है? A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताता है। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रख रहे हैं, ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पर अगर प्रोटॉन Z लिया था तो हमने यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन लिया था। अब यहाँ पर हम लोग क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया? मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लिया, ठीक। और हमें माइनस क्या करना है? माइनस हमें करना है एटॉमिक मास उस एटम का। तो हमने यहाँ पर एटॉमिक मास उस एटम का माइनस कर दिया। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया मेरे मास डिफेक्ट का, ठीक है। फिर आता है बाइंडिंग एनर्जी। अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी पेपर में भी आता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है कि जो न्यूक्लियॉन्स की हम लोग बात करें, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, अगर हमें उसको न्यूक्लियस से सेपरेट करना हो, मतलब उन जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उसको न्यूक्लियस से हटाना हो या फिर उनको अलग करना हो, तो जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वही एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि बाइंडिंग का काम क्या है? बाइंडिंग का काम है जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है उनको होल्ड करके रखना, ठीक है। तो अगर हमें इनको सेपरेट करना है तो जो एनर्जी हमें चाहिए इनको सेपरेट करने के लिए, वो एनर्जी हो गई मेरी बाइंडिंग एनर्जी। और मैंने बता दिया कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसी तरह से जैसे मास डिफेक्ट का फॉर्मूला था, बाइंडिंग एनर्जी का भी फॉर्मूला है डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पर डेल्टा एम क्या है? डेल्टा एम वही है जो हमने ऊपर निकाला मास डिफेक्ट, और सी क्या है? मेरी स्पीड ऑफ लाइट है, उसका हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा अपना मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लिख दिया और यहाँ पर मैंने सी स्क्वायर कर दिया, ठीक। और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये मेरा हो गया पूरा फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी का। फिर आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में जिसमें पूछ सकता है कि मास डिफेक्ट बताओ, फिर बाइंडिंग एनर्जी बताओ और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बताओ। अब ये तो बहुत ही इजी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब क्या? पर का मतलब होता है डिवाइड, और न्यूक्लियॉन यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाल ली, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि हमें कहाँ से पता चलता है? जो कि हमें ऊपर वाले से पता चलता है, मैंने बताया था। तो ये जो A है इससे हमने जब डिवाइड कर देंगे तब हमें बाइंडिंग एनर्जी प्लस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है इस पे एक न्यूमेरिकल। देखो इसमें न्यूमेरिकल क्या है? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और हमें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। फॉर किसके लिए निकालना है? नाइट्रोजन एटम के लिए, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्या हो गया मेरा? ये A हो गया, ये क्या हो गया मेरा? Z हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जो भी हमें एटम दिया होगा तो उसका हमें क्या करना है? A और Z को आइडेंटिफाई करना है। हमने कर लिया। A क्या डिनोट कर रहा है? A डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या मतलब कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो सम है वो 14 है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 7 है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने मिलेंगे? 7 मिलेंगे, क्योंकि 14 - 7 कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है मास ऑफ प्रोटॉन, हमें इतना दे रखा है। मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें कुछ दे रखा है। और मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस है, जो कि हमें, जो हम लोग इवेंचुअली क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे एटॉमिक मास के फॉर्म में, तो वो हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये डेटा पेपर में दिया होता है, ठीक। अब क्या करना है? हम लोग अपना मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। मास डिफेक्ट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लगाया कि Z m प्रोटॉन प्लस A - Z m ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m ऑफ एटम। तो हमें सब तो दे रखा है। Z हमें पता है, Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे कितने हैं? 7। तो मैंने यहाँ पर 7 रख दिया। अपना मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है? 1.00783 U। U उसकी एक यूनिट होती है जिसको हम AMU भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने वो पुट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने प्लस का साइन बीच में लगाया। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो कितने हैं? 14 - 7 विच इज 7। तो मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। मल्टीप्लाई किया किससे? मास ऑफ न्यूट्रॉन से, जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये 1.00867। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। माइनस किसके साथ करना है? m ऑफ एटम, जो कि क्या है? मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। तो ये भी हमें गिवन है, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। इसको सॉल्व किया तो मुझे यहाँ पर क्या मिला? 0.11243 U, जो कि क्या है? इसका मास डिफेक्ट है। अब मुझे बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी मैंने बताया था क्या होता है? डेल्टा ऑफ m
सी स्क्वायर। अब देखो, अब हमें हमेशा ज़्यादातर केसेस में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलती है, MeV में ही मिलती है, ठीक है। ये हमसे बोलता है कि पेपर में MeV में ही हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, लेकिन अगर हमने 3 × 10⁸ करके निकाली तो वो हमें काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, क्योंकि उसके बाद हमें इसको MeV में चेंज करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली डेल्टा M की जो वैल्यू होती है मास डिफेक्ट की, उसको हम लोग डायरेक्टली 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला है, ऐसा कोई है नहीं। इसको अगर मैं सिंपल बनाना तो सिंपल क्या करना, मास डिफेक्ट निकालना, ठीक, और क्या करना, MeV में चेंज करने के लिए 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना बस, और सी स्क्वायर से करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे हमें सिंपली ये वैल्यू मिल जाएगी जो कि MeV में होगी, ठीक। तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी मैंने निकाल ली। फिर उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यहाँ से पता चल जाएगा 104.73 अपॉन 14। तो यहाँ से मुझे 7.48 अपना आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से मेरा पूरा न्यूमेरिकल चेंज हो गया जैसे मुझे करना था। तो यहाँ से मुझे पूरा मिल गया जितनी मुझे आंसर मिला था। और एक चीज और कि न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करना हमेशा यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं यूनिट के नंबर पेपर में कटते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मेरा एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब आता है इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में भी आ चुका है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो कर्व होता है वो। तो जैसे मैंने बताया था कि इसके कर्व में क्या है, अब देखो इसका कर्व को समझते हैं। सबसे पहले क्या है, अब क्योंकि ये कर्व है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का, तो एक तरफ क्या है, ये देखो एक तरफ है मेरा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ना कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और दूसरी तरफ क्या बात करें, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो कि कौन डिनोट करता है, ए से डिनोट होता है, जिसको हम लोग मास नंबर भी बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है। अब देखो तो इसका कर्व देखो कुछ ऐसा है कि यहाँ से मेरा कुछ ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर ऊपर, ऐसे करके यहाँ तक जो Fe है, Fe का मतलब क्या, आयरन है, तो आयरन तक ये रुका हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके देखो यहाँ से इतने पोर्शन पे देखो कि ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम इसका ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। बेसिकली क्या करना है, एग्जाम में ये डायग्राम बना के आना है। ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही बने, लेकिन हाँ ऐसा शो करना कि Fe तक मतलब आयरन तक ही जो है ये इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस दिखा देना कि पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, ठीक है। तो Fe तक इसको दिखाना कि ये इंक्रीज हो रहा है, फिर ये जो डिक्रीज हो रहा है ना ये दिखाना जरूरी है। और यहाँ पर यूरेनियम का दिखा सकते हो कि यहाँ पर मेरा यूरेनियम है, ठीक। और यहाँ पर मेरा क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो सबसे पहली बाइंडिंग एनर्जी कर्व से जो हमें ऑब्जर्वेशन मिल रही है वो ऑब्जर्वेशन देखो क्या है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है कि द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, क्योंकि हमें पता है कि हमें वहां से क्या मिल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिल रही है, राइजेस एज द मास नंबर इंक्रीजेस अंटिल इट रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर A is equals to 56 आयरन एंड इन दैट स्लोली डिक्रीजेस। जो मैंने बताया कि आयरन तक क्या हो रहा है, आयरन तक मेरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रही है, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है 8.8। उसके बाद क्या हो रही है, धीरे धीरे वो घटना शुरू कर रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज अबाउट 8.5। तो जो एवरेज अगर हम पूरा निकालेंगे तो वो आती है मेरी 8.5। ये वैल्यूज को याद रखना पेपर में, फॉर न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर बिटवीन A इज इक्वल्स टू 40 से 120। तो देखो ये जो है ना मेरा कि लगभग 40 से इतना तक लेकर और 120 यहाँ तक, यहाँ पर जो एवरेज की अगर हम बात करें तो लगभग 8.5 तक मेरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स है ना वो काफी ज्यादा स्टेबल है और वो रेडियो एक्टिव नहीं है। अब रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन समझ लो कि जो मेरा 40 से लेकर 120 तक जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल हैं और वो रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। और उनकी एवरेज कितनी है, उनकी एवरेज है 8.5, ठीक है। तीसरा आता है कि फॉर हायर मास नंबर, हायर मास नंबर का मतलब क्या है, 120 के बाद वाले जो मास नंबर है वो द कर्व रिड्यूसेस स्लोली एंड देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर यूरेनियम इज अबाउट 7.6। अभी 7.6 भी याद रखना कि यूरेनियम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो 7.6 है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो अनस्टेबल है एंड रेडियो एक्टिव है। मतलब क्या है, 40 से 120 तक जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल है, वो रेडियो एक्टिव नहीं है। 120 के बाद जो एलिमेंट है वो क्या है, वो अनस्टेबल है और वो रेडियो एक्टिव है। यहाँ पर उनकी जो एवरेज एनर्जी है वो 8.5 है, यहाँ पर कितनी है 7.6 है, ठीक है। अब हमने 40 तक बात करी, ठीक है। लेकिन जो मेरे मास नंबर 50 से नीचे के हैं वो लाइट हैं और वो अनस्टेबल हैं। तो देखो मैं फिर से समझा दे रही हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है। 40 से 120 की अगर हम बात करें तो 40 से 120 में जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो 8.5 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब 40 से 120 के बीच में अगर हम ऐसा एस्टिमेट लें तो ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं ये स्टेबल हैं और ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। लेकिन 120 के बाद से जो ये एलिमेंट्स है ना ये वाले,
ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है और ये रेडियो एक्टिव भी है। तो यूरेनियम की यहाँ पर हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाल दी। लेकिन हम अगर जो 40 की बात अगर 50 से पहले की बात करें कि इतने एलिमेंट्स तो तुम्हारे स्टेबल हो गए, ठीक है। यहाँ के एलिमेंट अनस्टेबल है और यहाँ के एलिमेंट भी अनस्टेबल है, मतलब 50 से लेकर अगर 120 तक समझ लो कि एलिमेंट्स मेरे स्टेबल है, ठीक है। 50 से कम के एलिमेंट क्या है, वो लाइट है और वो अनस्टेबल है। तो अब स्टेबल तो होना ही है ना सबको, किसी को अनस्टेबल नहीं रहना। तो अनस्टेबल अगर नहीं है ये लोग, अगर इनको स्टेबिलिटी गेन करनी है तो ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं, ये चीज याद रखना कि जो 50 से पहले के एलिमेंट होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। अभी बताऊंगी कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। और हायर मास नंबर वाले, मतलब जो 120 से ज्यादा के हैं, वो न्यूक्लियर फिजन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस मैंने बता दी हाईलाइट करके। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो मेरा आयरन है वहां पर मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां पर मुझे वहां पर अटेन हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू आयरन पे हो रही है और धीरे धीरे ये वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है और इसकी वैल्यू क्या है 8.8 है, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम एक एस्टिमेट माने तो 40 से 120 के बीच में जो एलिमेंट है वो स्टेबल है और वो रेडियो एक्टिव नहीं है और जो उसका एवरेज है वो 8.5 है। उसके बाद 120 के बाद से क्या हो रहा है, कर्व रिड्यूस हो रहा है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7.6 है, जो कि किसके लिए है, यूरेनियम के लिए है। और ये जो एलिमेंट्स है ये अनस्टेबल है और रेडियो एक्टिव है। तो 50 से पहले जो एलिमेंट्स अनस्टेबल है उनको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन करना पड़ेगा और जो एलिमेंट्स 120 से बाद के हैं उसको क्या करना पड़ेगा, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन करना पड़ेगा, ठीक। तो ये दोनों चीजें याद रखना कि न्यूक्लियर फ्यूजन कौन कर रहा है, पहला वाला, और न्यूक्लियर फिजन कौन कर रहा है, 120 के बाद वाला, ठीक है। अब आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, तो फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूजन का मतलब है कि दो न्यूक्लियाई आपस में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे। जैसे कि द ड्रूपिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व एट लो मास नंबर, मतलब ये पहले वाले, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन कौन कर रहा है, 50 से कम वाले मास नंबर कर रहे हैं ना, तो वहां पर क्या हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी मेरी नीचे हो रही है। तो टेल अस दैट द एनर्जी विल बी रिलीज इफ टू न्यूक्लियाई ऑफ सेम मास नंबर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। तो वही चीज मैंने बताई कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, दो न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करेंगे और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे, तो ये फ्यूजन हो गया। अब फिजन क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट। फिजन कौन कर रहा है, 120 से आगे वाले मास नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, द ड्रूपिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व एट हाई मास नंबर टेल्स अस दैट द न्यूक्लियॉन्स आर मोर टाइटली बाउंडेड एंड हेवियर न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू लाइटर वन। तो एक बड़ा न्यूक्लियाई स्प्लिट करेगा दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, जिसको हम फिजन बोलेंगे। और एक चीज और, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है, जो न्यूक्लियर फिजन में जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट की निकलती है और फ्यूजन में कंपैरेटिवली फिजन से कम एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन हो गया। नेक्स्ट है मेरा चेन रिएक्शन। चेन का मतलब क्या है, चेन का मतलब है जो चलता चला जा रहा है। सो अ प्रोसेस इन विच द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग रैपिडली ड्यूरिंग फिजन। इसमें क्या होगा, चेन रिएक्शन का मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है, मल्टीप्लाई करता जा रहा है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो खुद से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो इसी में एक जो फैक्टर आता है उसको हम कहते हैं ए, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन और रिप्रोडक्शन फैक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका ऐसे टेंशन लेने का तो कोई है नहीं, इसको हम पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो कि के एक मेरा फैक्टर है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन फैक्टर कहते हैं। अगर के मेरा 1 से ज्यादा है तो चेन रिएक्शन मेरा चलता रहेगा, मतलब न्यूट्रॉन मेरे मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। और अगर ये 1 से कम है तो ये मेंटेन नहीं हो पाएगा और जो मेरा मल्टीप्लिकेशन है न्यूट्रॉन का वो मेरा चेन रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर आता है मेरा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, सो अनस्टेबल न्यूक्लियाई गेन स्टेबिलिटी बाय एमिटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। सो मोस्टली आइसोटोप्स स्टेबल होते हैं। देखो रेडियो एक्टिविटी कुछ नहीं है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी है जो मेरे आइसोटोप्स होते हैं, उन आइसोटोप्स जो स्टेबल होते हैं वो तो स्टेबल होते हैं, ज्यादातर तो स्टेबल ही होते हैं। जिन जो स्टेबल नहीं होते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोलते हैं और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स को, और इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जैसे मैंने बताया कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप किनको कहते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं और ये जो कुछ पार्टिकल्स एमिट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेरेंट न्यूक्लियस डिके करता है डॉटर न्यूक्लियस में। अभी इसके आगे हम लोग समझते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके क्या है। तो रेडियो एक्टिव डिके से रेडियो एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ जाएगी। रेडियो एक्टिव डिके क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव डिके कुछ तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है अल्फा डिके। अल्फा डिके क्या है, अल्फा डिके है कि हीलियम न्यूक्लियस, ये जो He है ना, He, He किसका सिंबल है, He है मेरा हीलियम का सिंबल। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, एंड इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि देखो अगर He का अगर हम ऐसे लिखें तो He का सिंबल ये होता है, जिसमें क्या होगा, ये तो 2 प्रोटॉन्स हो गए और इन दोनों को माइनस करके 2 न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक। तो मैंने बताया था कि पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो डीके होता है डॉटर न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर पेरेंट न्यूक्लियस क्या है, ए और जेड होगा। यही मैंने डिनोशन बताया कि कैसे डिनोट करते हैं। तो ए और जेड से मेरा पेरेंट न्यूक्लियस डिनोट हो गया। फिर ये क्या करेगा, ये एक हीलियम का
हीलियम रिलीज करेगा। हीलियम रिलीज करेगा मतलब 4 और 2 प्लस यहाँ पर कुछ डॉटर न्यूक्लियस होगी। अब एक चीज याद रखना कि दोनों तरफ जो रिएक्शन है ना वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 4 और 2 निकल रहा है तो अगर हम ऐसे, मैं समझा देती हूँ कि अगर यहाँ पर मेरा ये डॉटर न्यूक्लियस है जो कि यहाँ पर A है, यहाँ पर मेरा Z है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा 4 निकल रहा है, यहाँ पर मेरा 2 निकल रहा है, यहाँ पर मेरा हीलियम है, ठीक है। अब देखो इसको सही रखने के लिए यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा आ गया ना, अगर 4 एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ से 4 माइनस कर दो, तभी तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, तभी मुझे A मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल में, अल्फा डिके में ये याद रखना या पार्टिकल में कि यहाँ पर एक हीलियम निकलता है और जो मेरा ऊपर वाला है उसका -4 हो जाता है और नीचे वाले का क्या हो जाता है, Z में -2 हो जाता है। A में -4, Z में -2, ये याद रखना। अब इसका एक एग्जांपल है, यहाँ पर जो यूरेनियम दे रखा है जिसका 92 और 238 है, तो यहाँ पर मेरा हीलियम निकला, उसके साथ मेरा यहाँ पर थोरियम निकला, जो कि क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि 4 ऊपर से माइनस हो जाएगा और नीचे से 2 माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से आता है बीटा डिके। बीटा डिके में क्या होता है, यहाँ पर एमिशन ऑफ न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो होता है और गामा रेडिएशन होता है। अब देखो न्यूट्रिनो क्या है, न्यूट्रिनो का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, बीटा डिके में यहाँ पर एक बीटा पार्टिकल निकलेगा। तो बीटा पार्टिकल में क्या है, अब बीटा पार्टिकल का जो हम डिनोट करते हैं वो ऐसे डिनोट करते हैं कि बीटा ऊपर A होता है इसका 0 और नीचे होता है -1, ठीक है। तो -1 होगा, जैसे मैंने बताया कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस होने के लिए क्या है, यहाँ पर A था तो 0 है तो कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हम कुछ माइनस नहीं करेंगे, मतलब अगर हम A से 0 माइनस भी करें तो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर -1 है, -1 मैंने बताया कि अगर तुम्हें वो करना है, कैंसिल करना है, दोनों को इक्वल करना है, बैलेंस करनी है इक्वेशन, तो इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर कर दो। मतलब अगर Z है -1 था तो +1 कर दो, जैसे यहाँ पर +2 था तो -2 कर दिया, ठीक, तो ऑपोजिट कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे रखा है। अब इसका जो पेनिट्रेशन होता है बीटा पार्टिकल्स का, उसका गामा से कम होता है। गामा अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो गामा से कम होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल से इसका ज्यादा होता है, ठीक, पेनिट्रेशन। फिर आता है गामा डिके। गामा डिके क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ। तो ये रेडिएशन होते हैं जो कि बहुत ही कम वेवलेंथ के होते हैं, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं और हाई एनर्जी की, तभी ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन पावर लगते हैं और बीटा डिके से भी ये ज्यादा अच्छे से पेनिट्रेट कर पाते हैं, ठीक है। और नो चेंज का मतलब क्या है, नो चेंज का मतलब है कि यहाँ पर A और Z में कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसे ऊपर वाले में आ रहा था कि 4 माइनस हो रहा था, 2 माइनस हो रहा था, और बीटा डिके की तरह यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता है। चौथा होता है पॉजिट्रॉन डिके, जिसको हम बीटा प्लस भी बोलते हैं। जो हम लोग बीटा डिके बोल रहे थे ना, उसमें बीटा माइनस था, तो यहाँ पर बीटा प्लस हो जाएगा। बीटा प्लस में क्या होगा, सेम ही रहेगा, ऊपर वाला तो 0 रहेगा, नीचे वाला +1 हो जाएगा, बस सिंपल। सो कॉज्ड व्हेन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कंटेन एन एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। तो ये कब होता है, जब मेरा जो न्यूक्लियस है उसमें बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और एक्सेस ऑफ प्रोटॉन कैसे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर +1 से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है ना, प्लस मतलब किसी चीज की एक्सेस है। अब मैंने बताया कि बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर उल्टा कर दो, तो Z में यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक। और सिमिलरली ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अब ये जो है ये बोरॉन है, ये बीटा नहीं है, ये बोरॉन है, ठीक है। तो ये बोरॉन है और ये मेरा बीटा प्लस पार्टिकल, जिसको हम पॉजिट्रॉन भी कह रहे हैं, ठीक है। फिर पांचवा आता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है कि प्रोटॉन कैप्चर्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कोई कैप्चर कर रहा है, पकड़ रहा है। तो प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके उसको न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दे तो इसको हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। तो देखो ये प्रोटॉन है मेरा, प्रोटॉन का सिंबल 11p हो गया, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया जिसमें माइनस का चार्ज होता है। तो इसने क्या किया, इसने इसको न्यूट्रॉन में चेंज कर दिया, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब एक चीज याद रखना कि यहाँ पर मेरी एक्स रे भी निकलती है, तो कुछ एक्स रे भी निकलेगी, ठीक है, जब मेरा इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। अब मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया न्यूक्लियर रिएक्टर का, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, जो कि हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन समझा रखा है, न्यूक्लियर फिजन समझ लो। न्यूक्लियर फिजन क्या है, हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियर, मैंने बता दिया, और न्यूक्लियर फ्यूजन उसका जस्ट ऑपोजिट है। फिर यहाँ पर डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस है मेरा न्यूक्लियर फिजन का कि एक चेन रिएक्शन होता है, मैंने बता दिया। चेन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूट्रॉन जो है वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, तभी फिजन जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है रिएक्शन के उस पर। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन में चेन रिएक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं और इसमें कम क्वांटिटी में होते हैं। हेल्थ हजार्ड ज्यादा होते हैं। क्यों हेल्थ हजार्ड ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेन रिएक्शन जो है वो होती चली जा रही है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये लेस होता है क्योंकि यहाँ पर हेल्थ हजार्ड कम होते हैं। इसको हम कैन बी कंट्रोल्ड, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका जो अभी भी प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म है वो अभी निकालना बाकी है। न्यूक्लियर फ्यूजन का एक यहाँ पर जो बोल सकते हो कि एक यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा है, या फिर कह सकते हो कि एक
वो अगर रिएक्शन अगर पूछा जाता है कि न्यूक्लियर फिजन बताओ तो ये रिएक्शन लिख देना पेपर में, इसमें नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा ये यूरेनियम है जो कि क्या कर रहा है, न्यूक्लियर फिजन कर रहा है, ठीक है। इसने एक न्यूट्रॉन्स के साथ न्यूक्लियर फिजन किया। मैंने बताया न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है। तो जो न्यूट्रॉन की हेल्प से हम लोग न्यूक्लियर फिजन करवाएंगे, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर फिजन है ये क्या होगा, ये जो न्यूट्रॉन है ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा ताकि ये चेन रिएक्शन कर सके। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसने बेरियम निकाला, क्रिप्टन निकाला और 3 न्यूट्रॉन निकाले और कुछ एनर्जी निकाली। तो रिलीज ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स होता है न्यूक्लियर फिजन में और गामा रे निकलती है, ठीक है। अब आता है न्यूक्लियर रिएक्टर, जो मैंने बताया। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, यूज टू इनिशिएट एंड कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को करने का और उसको रोकने का, जो कंट्रोल करने का प्रोसेस है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से हम करते हैं। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का मेन कंपोनेंट है, ठीक है। तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो बहुत ज्यादा ईजी है। देखो सिंपल सा डायग्राम है न्यूक्लियर रिएक्टर का। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पर मेरा एक फिजन का चैम्बर मैंने लगा रखा है, ठीक है। तो इसको एक मेन सर्किट समझ लो। यहाँ पर क्या होगा, ये मेरी शील्डिंग है। अब ये शील्डिंग क्यों लगी है, शील्डिंग इसलिए लगी है ताकि न्यूक्लियर फिजन में जो भी हार्मफुल गैसेस जो भी बन रही हैं वो जो है वो मेरे बाहर ना जा पाए, इसलिए यहाँ पर शील्डिंग का हमने प्रोवाइड किया। फिजन चैम्बर में क्या होगा, फिजन चैम्बर के अंदर मेरा फिजन जो है न्यूक्लियर फिजन वो परफॉर्म होगा। फ्यूल रॉड क्या है, फ्यूल रॉड का मतलब क्या है, जैसे मैंने नीचे बताया ना कि न्यूक्लियर फिजन में क्या यूज होता है, यूरेनियम हम यूज करते हैं ज्यादातर केसेस में। तो ये क्या है, ये फ्यूल की रॉड है जिसका हमें फिजन करवाना है। तो ये मेरी यूरेनियम की, इस केस में यूरेनियम का एग्जाम्पल ले लो कि ये मेरी फ्यूल क्या हो गई, ये मेरी यूरेनियम की रॉड्स हो गई, ठीक। अब ये क्या है, ये है मेरा मॉडरेटर, जो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ मॉडरेटर लगा रखा है। अब ये क्या है, ये है मेरी कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स का काम क्या होता है, कंट्रोल रॉड्स का काम होता है फिजन की रिएक्शन को कंट्रोल करना, जो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर होता है कूलेंट। कूलेंट का काम क्या होता है, कूलेंट का काम होता है ये जो यहाँ पर जो भी एनर्जी हो रही है उस एनर्जी को लेकर इस पर ट्रांसफर करना, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले फ्यूल एलिमेंट मैंने बता दिया, जिसको हम लोग फ्यूल रॉड भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम ज्यादातर यूरेनियम या फिर पीयू यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या है, स्लोज डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। जैसे मैंने बताया कि फिजन हम लोग जब करते हैं तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर वो 3 न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन करेंगे तो वो आगे के चल के न्यूट्रॉन्स बनाते चले जाएंगे। तो ये जो न्यूट्रॉन्स होके इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो इन जो एनर्जी है इनको स्लो डाउन करना ताकि फिजन जो है वो अच्छे से हो सके, इसलिए हम यहाँ पर मॉडरेटर यूज करते हैं, ठीक है। और मॉडरेटर के लिए जो ज्यादातर मटेरियल यूज होता है वो ये होता है वाटर, हेवी वाटर एंड ग्रेफाइट, ठीक। तो ये जो मैंने लिखा है ना कि वाटर, हेवी वाटर, ग्रेफाइट, तो ये याद रखना कि कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है और किस काम के लिए। कंट्रोल रॉड्स हमें देखिए ऊपर कंट्रोल रॉड्स का काम क्या था कि रेट ऑफ फिजन को कंट्रोल करना, ठीक है। और ज्यादातर ये क्या काम करती हैं, ज्यादातर ये काम करती हैं के की वैल्यू को यूनिटी तक करना। मैंने बताया तो ऊपर के क्या था, रिप्रोडक्शन फैक्टर। अब के क्या है, नंबर ऑफ फिजन जो कि अभी हो रहे हैं वो और जो प्रीवियस हो रहे हैं वो। सिंपल सी बात है कि कंट्रोल रॉड्स का काम है के को यूनिटी तक ले जाना, मतलब जो के की वैल्यू है वो यूनिटी तक क्लोज रखना। और इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि जो मेरा के की वैल्यू है वो यूनिटी के पास रहे, ठीक है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो फिजन है अगर वो बढ़ेगा तो ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं वो नीचे हो जाएंगी और मेरा जो फिजन को रिएक्शन है उसको कंट्रोल कर लेंगे। और अगर मेरा कम हो रहा होगा जो फिजन है वो, तो ये क्या होंगे, कंट्रोल रॉड्स ऊपर हो जाएंगी, ठीक। तो जस्ट ऑपोजिट। अब कंट्रोल रॉड्स पे हम लोग क्या यूज करते हैं, बोरॉन यूज करते हैं या फिर कैडमियम यूज करते हैं। और K=1 का मतलब क्या है, जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि कंट्रोल रॉड्स का काम क्या है, कंट्रोल रॉड्स का काम है कि जो मेरी K की वैल्यू है वो यूनिटी के पास रखना। K अगर यूनिटी के पास होगा तो एक फिजन सिर्फ एक फिजन क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर आता है मेरा चौथा कूलेंट। अब देखो कूलेंट क्या है, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द फिजन एंड कैरीज हीट एक्सचेंजर टू बॉयलर या हीट एक्सचेंजर टू हीट वाटर। यूज क्या करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड सोडियम। देखो कूलेंट का काम क्या होता है कि जो फिजन में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, हमने देखा था ना कि ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो ये जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, कूलेंट का काम है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना, तो वो गर्म हो जाएगा। और ये जो गर्म कूलेंट होगा ये क्या करेगा, ये जो वाटर है ना मेरे बॉयलर या हीट एक्सचेंजर में, उसको ये गर्म कर देगा। और ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड सोडियम। अब मैं इसकी पूरी वर्किंग समझा देती हूँ। एक चीज समझो, देखो न्यूक्लियर फिजन में क्या है, न्यूट्रॉन यूज हो रहे हैं और एनर्जी निकल रही है। यही हीट एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं कूलेंट के फॉर्म में। देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पर मेरी क्या है, ये मेरी फ्यूल रॉड है, ठीक है। ये मेरा मॉडरेटर है, ठीक है, जिसका हमने काम समझ लिया। ये है मेरी कंट्रोल रॉड जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को मेरी कंट्रोल करेंगी, ठीक है। ये भी हमें समझ में आ गया। शील्डिंग का काम समझ में आ गया, फिजन चैम्बर का। आप समझ लो यहाँ पर मेरा फिजन हो गया, पूरा मेरा फिजन का रिएक्शन चल रहा है अभी। फिजन के रिएक्शन से मेरी जितनी एनर्जी निकली, जितनी भी हीट एनर्जी निकली, यहाँ पर मेरा कूलेंट है, ठीक है। तो ये कूलेंट क्या करेगा, इस एनर्जी को लेगा और इसमें जाएगा। ये जो हीट एक्सचेंजर है या फिर जिसको हम लोग बॉयलर बोल रहे हैं, बॉयलर में क्या है, बॉयलर में है मेरा पानी,
ठीक है। तो ये पानी क्या होगा, ये जो गरम गरम कूलेंट है इस पानी को उबालेगा या फिर बॉईल करेगा। तो जब ये पानी बॉईल होगा तो यहाँ से क्या बनेगी, यहाँ से बनेगी स्टीम। अब ये जो स्टीम है ना, ये जो स्टीम है ये मेरी जाएगी टरबाइन में, जो कि स्टीम टरबाइन है। तो स्टीम टरबाइन क्या है, स्टीम टरबाइन, स्टीम जब उसको मिलेगी तब वो ऑपरेट करेगी और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर से जुड़ी हुई है, जो कि क्या बनाएगा, जो कि बनाएगा इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो मेरी यूज स्टीम है, मतलब स्टीम का काम तो हो गया ना, स्टीम टरबाइन में यूज हो गया, उसके बाद इसने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। अब ये जो यूज स्टीम है ना, ये वापस से मेरी किस में जाएगी, इस वाले अपरेटस में। इस अपरेटस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस अपरेटस का नाम है कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर का काम होता है ये जो मेरी स्टीम है ना इसको वाटर में चेंज करना। क्यों वाटर में चेंज करेंगे, ताकि ये जो पानी है ना इसके अंदर, अब ऐसे तो हम लोग इस पानी को गर्म करके स्टीम में यूज कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये पानी खत्म हो जाएगा, तो इस पानी की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई होती रहे, इसीलिए कंडेंसर का काम क्या है, स्टीम को वाटर में चेंज करना। कैसे करेगा, यहाँ से ठंडा पानी आएगा, इस स्टीम को ठंडा करेगा, पानी में चेंज करेगा और यहाँ से गर्म स्टीम बाहर निकल जाएगी। ठीक है। और ये जो मेरा ठंडा पानी है वाटर में, ये वाटर मेरा दोबारा कहाँ चला जाएगा, इसी के अंदर। ठीक है। उसी के साथ ये जो मेरा कूलेंट है, इसने एक बार जो अपनी हीट थी उसने ये पानी को उबालने में दे दी, उसके बाद ये कूलेंट मेरा वापस आ जाएगा यहाँ से पंप के थ्रू इधर, ताकि कूलेंट की भी हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई मिल जाए। ठीक। तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ से जो मेरी एनर्जी थी, हीट एनर्जी, वो मेरी कूलेंट में गई, कूलेंट ने उसको एब्जॉर्ब किया, उसने क्या किया, इस पानी को उबाला, उसके बाद मेरा कूलेंट नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, तो ये कूलेंट मेरा वापस यहाँ चला गया। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो मेरा गर्म हुआ पानी था, उस पानी से मेरी स्टीम बनी, स्टीम से मेरा टरबाइन में गया, जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बन गई। ये जो यूज स्टीम थी ये कंडेंसर में गई, कंडेंसर ने उसको पानी में चेंज किया और दोबारा से ये मुझे यहाँ पर पानी मिल गया। ठीक। तो ये पूरी वर्किंग होती है मेरी न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो एग्जाम में आप लोग इसका डायग्राम बनाना और ये जो इसके पार्ट्स हैं वो बनाना और इसमें क्या क्या यूज हो रहा है वो भी बनाना। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब सिंपल सिंपल बचा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखो न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कुछ नहीं है कि न्यूक्लियर फ्यूल हमें मिल कैसे रहा है, उसकी एक साइकिल को बेसिकली यहाँ बताया गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लो तब भी कि ये क्या है, सीरीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारा काम क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्या कर रहे थे, यूरेनियम के यूज कर रहे थे, उसका फिजन कर रहे थे, फिर उसको क्या कर रहे थे, टरबाइन को पास करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे। तो हमारा काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना। तो वही चीज है कि इस प्रोसेस में क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे यूरेनियम से, जिसको हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, पावर रिएक्टर्स में। तो सबसे पहले हम यूरेनियम का माइनिंग करेंगे, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे मिलिंग के थ्रू, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको एनरिचमेंट करेंगे, यहाँ से मुझे फ्यूल मिल जाएगा। ठीक है। अब ये जो फ्यूल है मैं भेजूंगी न्यूक्लियर रिएक्टर से, उसका फिजन होगा, फिर उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, फिर मैंने उसको स्टोर कर लिया और जो मुझे मेरा जो फ्यूल था जो मैंने यहाँ पर स्पेंड कर दिया है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, उसको हम रीप्रोसेस करेंगे ताकि हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई मिले, या तो यूरेनियम होगा या तो प्लूटोनियम होगा। ठीक। तो यूरेनियम के केस में डायरेक्ट एनरिचमेंट वाले में जाएगा और प्लूटोनियम के केस में ये डायरेक्ट फ्यूल फैब्रिकेशन में जाएगा। ठीक है। फिर ये फाइनल डिस्पोजिशन हो जाएगा। तो ये जो पूरा पार्ट है ये मेरा फ्रंट एंड का पार्ट है और ये जो पूरा पार्ट है नीचे वाला ये मेरा बैक एंड का पार्ट है। ठीक है। तो ये हो गया मेरी फ्यूल साइकिल। अब आता है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पेपर में आ चुका है एक बार और इजी भी है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का मतलब क्या है, कुछ कुछ मतलब कि वाटर पे हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं। तो एक चीज तो यहाँ पर कंफर्म है कि हाई प्रेशर होगा। ठीक है। तो ये सिमिलर ही है मेरा न्यूक्लियर रिएक्टर से। अगर बाय चांस ये पेपर में आ जाता है और तुम लोग भूल जाते हो तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो डायग्राम था ना वही पूरा डायग्राम बना देना। ठीक है। बस एक चीज उसमें एक्स्ट्रा और लगा देना जो कि है मेरा प्रेशराइजर, तभी तो यहाँ पर प्रेशराइज वाटर है ना। तो बाय चांस अगर पेपर में भूल जाओ तो पूरी न्यूक्लियर रिएक्टर की जितनी भी वर्किंग है वो यहाँ लिख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो ये क्या है, मेरा रिएक्टर वेसल। रिएक्टर वेसल का मतलब क्या है, रिएक्टर वेसल का मतलब है कि वही चीज होगी जो हम लोग वहां यूज करते थे, वहां पर हम पूरा काम कर रहे थे ना, न्यूक्लियर फिजन बेसिकली जिसके अंदर होगा वो मेरा है रिएक्टर वेसल। ठीक है, तब समझ में आ गया। ये है मेरी कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, जो हम लोग पीछे कर रहे थे वही पूरा काम है। तो यहाँ पर जो मुझे हीट मिली, जो हॉट वाटर मिला ना, बेसिकली यहाँ पर क्या है, रिएक्टर वेसल में क्या होगा, हाई एनर्जी होगी, तो वो वाटर क्या करेगा, हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, गर्म हो जाएगा। और ये जो गर्म पानी है ये प्रेशराइजर में जाएगा। प्रेशराइजर का काम क्या होगा, इस पानी का जो प्रेशर है उसको बढ़ा देना। तो अगर हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब क्या है कि मेरे पानी का बॉइलिंग, मतलब बेसिकली क्या है, मेरा जो पानी है उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है। अब ये जो गर्म पानी है ये मेरा जाएगा इसके अंदर, जिससे क्या होगा, जो पानी है वो गर्म है तो यहाँ पर मेरी स्टीम बनेगी। वही चीज जो मैंने पहले बताई थी, ये मेरा ठंडा पानी है, यहाँ से मेरा गर्म पानी आ रहा है, प्रेशराइजर ने उसका प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर वो आगे किया, उसने अपनी जो गर्म हीट थी वो इसको ट्रांसफर कर दी इस ठंडे पानी में और दोबारा से यहाँ पर आ गया ताकि कॉन्टिन्यूअस सप्लाई हो। अब ये जो ठंडा पानी था ये गर्म हो गया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हो गया स्टीम में कन्वर्ट। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद ये टरबाइन में गया। टरबाइन किससे जुड़ा हुआ है, जनरेटर से जुड़ा है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। ठीक है। और ये जो
मेरी यूज स्टीम होगी वो कहाँ जाएगी, कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर ने इसको दोबारा से पानी में कन्वर्ट करके फिर से इस पानी में भेज दिया। जो हम लोग पूरा ऊपर पढ़े थे पूरा सेम ही है। और ये जो कंडेंसर है ना, ये ठंडा पानी कहाँ से ले रहा है, बस यहाँ पर ये कूलिंग टावर से ले रहा है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर लिख देना कि जो पानी ले रहा है ये ले रहा है कूलिंग टावर से। ठीक है, और एक चीज और कि ये जो पूरा सर्किट है ये कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अंदर है, ताकि बाहर जो है वो चीज इवेपोरेट ना हो सके, बाहर जो है बाहर के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है। ठीक है, जैसे हम लोग वहां पर शील्डिंग यूज कर रहे थे। अब इसके मेरिट देख रहे थे। मेरिट्स क्या है कि वाटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो चीप है। ठीक है, और इजिली अवेलेबल भी है। रिएक्टर क्या है, रिएक्टर जो है मेरा जो हम लोग रिएक्टर यूज कर रहे हैं फिजन के लिए वो कॉम्पैक्ट नेचर का है। ठीक है, डीमेरिट क्या है, इसकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा होती है। जो हम लोग प्रेशराइजर यूज करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए इसकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। कोरोजन की प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हैं। फिर आता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अब प्रेशराइज्ड वाटर में क्या था कि वाटर को हम लोग प्रेशर दे रहे थे, मतलब उसका प्रेशर बढ़ा रहे थे। अब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर में क्या होगा, सेम ही है कि हम लोग हैवी वाटर का प्रेशर बढ़ाएंगे, मतलब कि इट इज अ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर विच कॉमनली यूज नेचुरल यूरेनियम। तो यहाँ पर भी हम लोग यूरेनियम ही यूज कर रहे हैं फ्यूल की तरह, जो हम पहले भी यूज कर रहे थे न्यूक्लियर रिएक्टर में। डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहाँ पर हैवी वाटर ही यूज कर रहे हैं, जिसको D2O भी कहते हैं या फिर जिसको ड्यूटेरियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर है इसीलिए हम लोग हैवी वाटर को कूलेंट की तरह यूज कर रहे हैं, और मॉडरेटर की तरह भी हम लोग D2O को ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम CaNDO रिएक्टर भी कहते हैं, जो कि सबसे पहला हैवी वाटर रिएक्टर भी था। ठीक है, तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर के अंदर क्या है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर एक तरह का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है जो कि यूरेनियम को यूज करता है। डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर हैवी वाटर को यूज करता है कूलेंट और मॉडरेटर की तरह। ठीक है, अब यहाँ पर एक और छोटा सा क्वेश्चन था जो कि सेफ्टी मेजर फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर जो पूरा काम करें न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली उसको करते समय, न्यूक्लियर फिजन करते समय बेसिकली हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए वो हमें यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले क्या है, शुड बी कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन। तो जहाँ पर लोग रह रहे हैं, ह्यूमंस जहाँ पर रह रहे हैं बेसिकली, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है वहां पर हमें यहाँ ये नहीं करना है। हमें ऐसी जगह पे ये रिएक्टर्स को इंस्टॉल करना है जहाँ पर जो लोग हैं वो ना हो। ज्यादातर ये जो होते हैं रिएक्टर्स ये सिटीज के बाहर लगाए जाते हैं, ताकि जो है अगर इसका रेडिएशन हो तो लोगों को इससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दूसरा है वेस्ट वाटर शुड बी प्योरीफाइड। जो मैंने बताया कि जो हम लोग का यहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा है उसको हमें प्योरीफाई करना चाहिए। ठीक है, ताकि वाटर जो हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई मिलती रहे और वाटर का यहाँ पर बेसिकली हम लोग ओवर यूज या गलत यूज ना करें। फिर है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट डज नॉट पोल्यूट वाटर ऑफ रिवर और सी। और जो मेरा यहाँ पर वेस्ट निकल रहा है बेसिकली यहाँ से, वो मेरे पानी को या रिवर जो होता है ना, रिवर का जो पानी होता है या सी का जो पानी होता है उसको पॉल्यूट ना करे। मतलब जो वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। जो वेस्ट वाटर है उसको हमें प्योरीफाई करना है, और ये जो रिएक्टर्स हैं ये ह्यूमन से दूर बनाने चाहिए, ताकि सेफ्टी मेजर्स हमें ये सब लेने चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट को बेसिकली बोल सकते हो कि कहीं पर भी स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से मेरी यूनिट 2 पूरी खत्म होती है। आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।